नाम इनका भव्या लखानी और उम्र 44 साल। भव्या लखानी की चूंकि फार्मेसी का कारोबार था तो बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके टाई अप थे या बिजनेस था। ऐसी बड़ी एक फार्मेसी कंपनी थी, उस कंपनी के एक बड़े अफसर के साथ भी उनका लेन देन था और उस अफसर का नाम था अनिर्बन गुप्ता। अनिर्बन गुप्ता की उम्र थी करीब 38 साल। लेकिन कुछ महीने पहले हुआ यूं कि अनिर्बन गुप्ता जिस फार्मा कंपनी में काम कर रहा था वहां से उसे हटा दिया गया। अब उससे पहले वो कई बार बिजनेस की लेन देन कर चुका था भव्या लखानी से, तो कंपनी से नौकरी से निकाले जाने के बावजूद उसने लखानी से यह सच छुपा लिया ताकि कोई असर ना हो। अब इस दौरान में गुप्ता ने यह भी किया कि चूंकि उस कंपनी में तो है नहीं, लेन देन चल रहा है, तो उसने इस कंपनी के एक बड़े अफसर के नाम पर एक फेक अकाउंट भी बैंक में खोल लिया और जो भी पैसे लखानी देते उसी अकाउंट में डालकर और खुद ही पैसे वापस अपने पास ले लेता क्योंकि अकाउंट उसी ने खुलवाया था। तो इस तरीके से करीब 50 लाख रुपए लखानी के गुप्ता के पास आ चुके थे। अब बीच में इस बिजनेस को कुछ और बढ़ाना था, बड़ी डील थी, तो भव्या लखानी ने अनिर्बन गुप्ता से कहा कि अब तुम अपनी कंपनी के बड़े अफसर से मेरी एक मीटिंग करो। गुप्ता ने कहा ठीक है, कराता हूँ। और इसी के बाद 11 मार्च मंडे की दोपहर सुबह 9:15 बजे जैसी शेयर मार्केट खुलता है तो लखानी उसमें लग जाते। फिर दोपहर के बाद वो अपने फार्मा के बिजनेस पर रहते। तो मंडे की दोपहर के बाद अब वो अनिर्बन गुप्ता के घर पहुंचते हैं। अनिर्बन गुप्ता का घर कोलकाता में ही, उनके घर कोलकाता से करीब 25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जब उसके घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचने के बाद उससे पहले होता ये है कि आमतौर पर लखानी जब कहीं सुबह किसी से मिलने के लिए जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो घर वालों को बताते नहीं कि कहाँ किससे क्या मीटिंग है, क्योंकि बिजनेस मैंने बहुत लोगों से मिलना है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अनिर्बन गुप्ता से मिलने जा रहा हूँ मीटिंग के सिलसिले में, और वो निकल गए। 11 मार्च मंडे दोपहर को। अब दोपहर के बाद शाम हो गई और वो पूरे एक तरह से पारिवारिक आदमी थे, वक्त पर घर पहुँच जाते। लेकिन शाम से रात हो गई और लखानी लौटे नहीं। अब घर वालों को फिक्र हुई, मोबाइल मिलाया तो मोबाइल बंद, इधर उधर दोस्तों को फ़ोन किया, कोई खबर नहीं। अब उन्हें चिंता होने लगी क्योंकि वो कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन तो थे नहीं। तो फिर घर वालों ने पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी। अब पुलिस को पता चला कि कोलकाता के एक बिजनेसमैन और वो गायब है, उनका कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद है। तो उन्होंने भी फ़ौरन एक्शन लिया, इधर उधर ढूंढना शुरू किया। जितने जानकार थे फिर घर वालों से पूछताछ की कि आज का बताइए, कब कहाँ कैसे क्या कह कर गए थे। तब उन्होंने बताया कि लखानी दोपहर को ये कह कर गए थे कि वो अपने एक दिन के साथ बिजनेस करते हैं, अनिर्बन गुप्ता उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और उनकी कंपनी के किसी और सीनियर अफसर से उनकी मीटिंग है। तो पुलिस ने सीधे अनिर्बन गुप्ता का नंबर लिया और उनसे बात की और फिर पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंच गई। गुप्ता के पूछताछ हुई, उन्होंने कहा वो दोपहर को आए थे और दोपहर को आने के बाद मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वो करीब 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ से निकल गए और उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तब पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि बाकी आए और फिर चले गए। लेकिन अब पुलिस को ये होता है कि हर एक पे शक करना होता है। तो उसने गुप्ता के मोबाइल नंबर तो थे ही, गुप्ता के मोबाइल नंबर का नंबर जो है टटोलना शुरू किया। इधर पुलिस ने लखानी के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा रखा था और चेक कर रहे थे इनका लास्ट लोकेशन क्या है। तो जब पुलिस ने लास्ट लोकेशन चेक किया तो पता चला कि जितने बजे गुप्ता के साथ इनकी मीटिंग हुई थी उनके घर पर, उसके करीब, जो गुप्ता ने बताया 1.5 घंटे बाद चले गए, वो सच कह रहा था। उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद जो लखानी के मोबाइल का टावर जो लोकेशन दिखा रहा था वो कोलकाता के सोवा बाजार में दिखा रहा था, लास्ट लोकेशन। अब कोलकाता का सोवा बाजार गुप्ता जी के घर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर। तो गुप्ता ने भी सच कहा कि वो मिलकर चले गए और आखिरी लोकेशन भी यही कि सोवा बाजार। इसका मतलब है कि वो सोवा बाजार में ही कुछ हुआ है। अब पुलिस की टीम ने अपने मुखबिरों बाकी लोगों को भी लगाया, सोवा बाजार में पता करो, पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही। इसी दौरान में पुलिस की एक टीम गुप्ता जी के मोबाइल पर भी लगी हुई है, उसको भी चेक कर रही है। तो सोवा बाजार से कोई कामयाबी तो मिली नहीं। मोबाइल को छानते छानते अलग अलग गुप्ता साहब के भी मोबाइल, साथ में लखानी के भी मोबाइल के कॉल डिटेल कि किन से ज़्यादा बात हो रही है, जितने नंबर थे उन सब नंबरों पे कॉल किया जा रहा, उसमें कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके। गुप्ता के भी नंबर को देखा गया, जो जो उसने कहा जितने बजे कॉल आया फिर वो उतने बजे गए, वो भी सब सच मिल रहा था। ये सारी चीज़ें हो गई। अगला दिन आ गया, मंडे के बाद ट्यूसडे।
अब ट्यूसडे को पुलिस ने जो रात को मिसिंग कंप्लेंट थी, अगले दिन उसको किडनैपिंग में दर्ज कर दिया, क्योंकि रात भर आए नहीं, अता पता है नहीं। तो पुलिस को भी लगा ये किडनैपिंग का मामला है। अब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए। तो ये हुआ कि हाई प्रोफाइल मामला है, ढूंढो। अब पुलिस की टीम फिर से बैठी कि कहीं पे कुछ मिसिंग कड़ियाँ हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें मोबाइल के इस डिटेल कॉल के साथ टावर के लोकेशन सब देखना शुरू किया। अचानक फिर कई बार देखने के बाद पुलिस को लगा कि कुछ मिस कर रहे हैं। उन्होंने फिर से जो अनिर्बन गुप्ता थे उसके मोबाइल का पूरा डिटेल का CDR निकाल रखा था। तो उन्होंने फिर से पूछताछ की, बताया कि आप पूरी सीक्वेंस बताओ, कितने बजे आए, कितने बजे गए। इधर घर से पूछा कितने बजे लखानी निकले, घर वालों ने बताया दोपहर का वक्त करीब 3 बजे का, वहाँ से जाने में करीब आधा घंटा 3:30, निकलने का टाइम करीब 5, पौने 5। अब जब टाइमिंग को पुलिस ने कैलकुलेट करना शुरू किया, फिर सारे मोबाइल नंबर देखने शुरू किए लखानी के भी। लखानी का मोबाइल नंबर आखिरी बार जो टावर को पकड़ा है वो सोवा बाजार का है और वो करीब है 6:30 के आसपास, निकले पौने 5 बजे हैं। तो फिर ये 1-1.5 घंटे का जो मिसिंग लिंक है ये क्या है? अब उस मिसिंग लिंक को कि उस दौरान में क्या हुआ, पुलिस ने जीरो इन किया अब 2 ही फोन पे, एक जो लखानी बिजनेसमैन और दूसरा जिनके घर वो आखिरी मतलब विटनेस वही था, गुप्ता। अब गुप्ता के जब मोबाइल को दोबारा से उन्होंने बारीकी से खंगाला तो एक चीज पाई कि जिस वक्त गुप्ता ने बताया था कि भव्या लखानी उनके घर आए थे, उस 3 से करीब पौने 5 के दरमियान अगले 1-1.5 घंटे में गुप्ता के मोबाइल पर बहुत सारे कॉल आए, लेकिन वो सारे कॉल शक के दायरे के बाहर थे। लेकिन एक कॉल ऐसा था जो उस गुप्ता के घर जब लखानी पहुंचे उस दौरान भी आया और कई बार आए, और जब वो उसके हिसाब से वो निकल गए लखानी, उसके बाद भी उस के 3-4 कॉल आए। तो एक नंबर ऐसा था जो इन 2-3 घंटों के अंदर जिससे सबसे ज़्यादा कॉल आए। पुलिस को लगा कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कंपनी की एक बिजनेसमैन के साथ, और उस दौरान में ये लगातार एक शख्स इतनी बार एक नंबर पे फ़ोन पे बात कर रहा है, आखिर ये कौन इतना इंपॉर्टेंट बंदा है, कौन VVIP हो सकता है। अब पुलिस ने उस नंबर को, जिस नंबर पे लगातार 6-7 बार गुप्ता ने बात की, उस नंबर की डिटेल निकाली। जब डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर सुमन दास नाम के एक शख्स का है। अब सुमन दास का नंबर आ गया था। अब सुमन दास के CDR को निकाला मोबाइल कंपनी के थ्रू कि भैया इसका लोकेशन देखो। तो पता चला कि इसका लोकेशन उस दौरान जब ये सारे फ़ोन हो रहे थे तो उसी कोलकाता के सोवा बाजार में ये टावर में दिखा रहा था, जिस टावर के करीब लखानी का आखिरी लोकेशन दिखा रहा था। यानी एक कनेक्शन जाकर जोड़ रहा है कि एक शख्स, एक बिजनेसमैन अपने पार्टनर के घर जाकर मीटिंग कर रहा है, उसी मीटिंग के दौरान 1.5 घंटों के अंदर 7-8 कॉल आते हैं सुमन दास नाम का वो शख्स है जिसके मोबाइल पर, और उसके बाद जो अगले 1-1.5 घंटे में आखिरी लोकेशन दिखाता है लखानी का, वो कोलकाता का सोवा बाजार, और जो शख्स 6-7-8 बार बात कर रहा है सुमन दास, उसका भी लास्ट लोकेशन भाई सोवा बाजार। तो ये कनेक्शन क्या है? अब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने सुमन दास को उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की। उसने कहा मैं सोवा बाजार में था और मैं जानता हूँ गुप्ता को बहुत पहले से, हम दोस्त हैं। तो फिर सारी उसके बारे में अब मुखबिरों के जरिए पता किया कि बताओ इन दोनों का रिश्ता, तो पता चला हाँ ये सही कह रहा। पता चला सुमन दास का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, पता चला बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ है। अब पुलिस को लगा कि शायद ये एक इत्तेफाक है कि जब आखिरी लोकेशन लखानी का सोवा बाजार में था तो उस वक्त सुमन दास भी वहीं था। पुलिस को लगा कि हाथ खाली है। पुलिस ने फिर अलग तरीके से तफ्तीश करने का फैसला किया और कुछ और चीज़ें ढूंढने लगा कि कोई मिसिंग सुराग है, लेकिन कहीं पे भी कोई सुराग और कुछ मिल नहीं रहा। पुलिस को लगा कि फिर गड़बड़ है, सुमन दास पे ही जीरो इन करो। अब सुमन दास से फिर से पूछताछ की गई, थोड़ी सख्ती भी की गई, लेकिन क्या मजाल, उसने बताया वही कि मैं दोस्त हूँ, उस दिन मुझे काम था। उसने 1-2 जो बताया सोवा बाजार का, वो पुलिस ने जाके चेक किया, वो सही कह रहा था, लेकिन और कहीं कोई कड़ी जुड़ नहीं रही थी। अब पुलिस ने हिम्मत करके सीधे कहा कि अब एक काम करते हैं। उसने अनिर्बन गुप्ता को उठाया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जो आखिरी विटनेस है जिसने आखिरी बार लखानी को जिंदा देखा है, जिसके घर में ये मीटिंग थी। तो जब उसको उठाया तो उसको बुलाया गया और पूछताछ हुई। उसने वही अपना बयान दिया कि वो आए थे, मिले, उसके बाद चले गए, और फिर मुझे कोई जानकारी नहीं, और वो सारे बयान की वेरीफाई किया गया था, सच था।
पर फिर पुलिस ने अपनी चाल चली। सुमन दास और जो अनिर्बन गुप्ता है, इन दोनों को आमने सामने बिठा दिया और बिठाने के बाद अब पुलिस की अलग अलग टीम एक साथ सवाल पे सवाल दाग रही है। उस 1.5 से 3 घंटे की मुलाकात से जुड़े हुए सारे सवाल, उस लास्ट टावर से जुड़े हुए सवाल कि इत्तेफाक था या क्या काम था, ये लगातार एक ही शख्स क्यों फ़ोन कर रहा था, उस वक्त ये फ़ोन क्यों कर रहा था। तो जब इसी को घुमा फिरा कर दोनों को फेस टू फेस बैठाया गया तो दोनों के बयान उस 3 घंटे को लेकर अलग अलग थे। अब दोनों घबराने लगे, हकलाने लगे कि सवाल चल रहा है। अब अलग अलग पूछा जाता तो या फिर दोनों मिल के बता देते कोई कहानी, लेकिन यहाँ आमने सामने बात हो रही है। एक का सवाल वो गलत दे रहा है, एक वो जवाब गलत दे रहा है। पुलिस को लग गया कि मामला गड़बड़ है। अब फिर पुलिस से अपने ऊपर आ गई। जब अपने ऊपर आई तो आखिरकार दोनों टूट गए। पहले सुमन, चूँकि कमज़ोर कड़ी वो था, और उसके बाद जब सुमन ने बोलना शुरू किया और उसकी कहानी फिर अनिर्बन गुप्ता को सुनाई गई तो फिर वो भी कहानी बोल पड़ा। जब दोनों ने कहानी सुना दी तो फिर गुप्ता ने कहा चलिए मेरे साथ आपको लखानी से मिलाता हूँ। पुलिस की अब एक टीम गुप्ता और सुमन दास को लेकर गुप्ता के घर पहुंचती है। 24 नॉर्थ परगना, कोलकाता से करीब 25 किलोमीटर दूर, और वहाँ ले जाकर वो अपने घर के छत पे पुलिस वालों को ले जाता है। अब जब वो घर के छत पर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ तो कोई है नहीं। घर की छत पर एक पानी की टंकी थी बनी हुई, पुराने दौर की इमारत थी ये घर। उस पानी की टंकी के बराबर में एक पुलिस को देखा कि नया नया फर्श पर छत पर कुछ काम हुआ है और वहाँ ईंटें लगी गई, ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाया गया। उसने उसकी तरफ देखकर इशारा किया। पुलिस को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब इशारा हुआ उसके बाद बुलाया गया मजदूरों को। सीमेंट को हथौड़े से तोड़कर ईंटें हटाई गई तो अंदर एक बोरी थी। जब उस बोरी को बाहर निकाला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। बोरी को खोला गया तो भव्या लखानी की लाश उस बोरी में कैद थी, और उसी बोरी के साथ उसी गड्ढे में एक बैट था, क्रिकेट बैट, स्टंप, वही क्रिकेट वाला, और साथ में कुछ और चीज़ें। अब ये सारी जब चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस को लगा शायद लखानी कहीं हो, किडनैप हो, कब्जे में हो। लेकिन अब छत पर उसी गुप्ता के, जिस गुप्ता के साथ बिजनेस टर्म था, एक पानी की टंकी के साथ ईंटों के नीचे बोरी में बंदकर लखानी की लाश को दफना दिया गया था। लाश बाहर निकली, पुलिस ने कहानी पूछी। उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता था, तब हमें बिजनेस मिलता था, डील होता था, फार्मा कंपनी की लखानी चलाते थे। फिर कुछ अनबन हो गई, कुछ करप्शन किया, कंपनी ने निकाल दिया। लेकिन ये बात लखानी को पता नहीं, उसे लगा ये कंपनी से जुड़ा हुआ, उस कंपनी से भी काफ़ी बिजनेस लखानी को मिलता था। तो उसने उस नाम पर लखानी उसको पैसे देते गए, और ये पैसे वो खुद बैंक से निकालता रहा, एक फर्जी नाम से अकाउंट खोलकर कंपनी के एक सीनियर अफसर के। लेकिन करते करते ये पैसे 50 लाख की रकम हो गई, और जब लखानी इधर बीच में अब ये पड़ गए कि उस कंपनी के बड़े अफसर से मिलना है ताकि बिजनेस को और फैला, उसने कहा कि अगर कंपनी के बड़े अफसर या कंपनी तक लखानी पहुंच गए तो ये सारा भांडा फूट जाएगा कि इस कंपनी का तो वो मुलाजिम ही नहीं है, कब का बाहर हो चुका है, और फिर 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, हो सकता है जेल जानी पड़े। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जब लखानी ने जोर दिया तो उसने कहा ठीक है, आप 11 मार्च मंडे को मेरे घर आ जाइए, कंपनी के अफसर को यहीं बुला लेते हैं। लखानी पहुंच गए। उसके बाद इसने सुमन दास को फ़ोन करके बुला लिया, और बुलाने के बाद इन दोनों ने लखानी को बैट से सर पर मारा, फिर विकेट से मारा, और जब लखानी की मौत हो गई तो उसकी लाश एक बोरी में रखी। छत पर इन्होंने गड्ढा खोदा, चूँकि ईंटें निकली हुई थी ऑलरेडी, फिर उस बोरी को उसके अंदर डाली और उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया, ईंटें रख दी, और फिर सुमन दास को लखानी का मोबाइल दिया और कहा कि तुम यहाँ से कलकत्ता के सोआ बाज़ार की तरफ चले जाओ ताकि पुलिस को उलझा सकें कि आखिरी बार लखानी कहाँ थे। तो आखिरी लोकेशन मेरे घर का ना निकले, बल्कि इस घर से 25-30 किलोमीटर दूर कहीं और का निकले। तो सुमन दास उस फ़ोन को लेके सोआ बाज़ार में घूमता रहा, और इसी घूमने फिरने के दौरान, अब चूँकि इधर घर में मर्डर किया था, चोर के उसमें तो एक डर तो होता है कातिल को कि भैया हमने क्या किया, पकड़ा ना जाऊँ। तो इस डर से कि वो सब ठीक है, मोबाइल तुमने फेंक दिया, ये लगातार
गुप्ता ने फ़ोन किया सुमन को, उधर सुमन दास भी कि अब मैं निकल लूँ, मोबाइल यहाँ फेंक दिया है, अब मैं आ जाऊँ। इस चक्कर में 7-8 कॉल कर लिया। तो आइडिया तो उनका ठीक था कि मोबाइल का लोकेशन कहीं और देख, लेकिन दिल में चोर था। तो उस चोर की वजह से उन्होंने उसी वक्त इतने सारे कॉल कर दिए जो पुलिस को पहला लीड दी गई। वो लीड इसलिए दी गई कि किसी भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दौरान आमतौर पर, इवन हम लोगों के यहाँ भी उस वक्त फ़ोन साइलेंस पे होता है या फिर बातचीत नहीं होती, कि वो मीटिंग ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान में कोई शख्स 8, 9, 7 बार फ़ोन कर रहा है तो फिर क्या मसला है। और इसी एक्सेस कॉल ने, यानी 6, 7, 8 कॉल उस 1.5 घंटे के दौरान जो हुए, पुलिस को ये क्लू दिया और फिर इसी क्लू के सहारे इस कत्ल का खुलासा हुआ। लाश मिली, पूरे इलाके में एक तरह से कोहराम मचा था। एक बड़े बिजनेसमैन का कत्ल हुआ था। यहाँ तक कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कत्ल के खुलासे के बाद लखानी के परिवार से मिलने उनके घर गई और वादा किया कि जो भी इसमें कल्प्रिट हैं ये दोनों, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो लालच, कत्ल, होशियारी, पुलिस से बचने के लिए तमाम तिकड़म भिड़ाना, मोबाइल का लोकेशन कहीं और दिखाकर पुलिस को भटकाने की भी कोशिश करना, बट आखिर में ये सब काम नहीं आया और कातिल और उसका साथी पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी।